हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू जीएस अभ्यास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरओ का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। 27 जुलाई को एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है। अब लगभग हमारे पास 15 दिन का समय बचा है और ये जो समय है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके रिवीजन के लिए, राइट। अब ये लास्ट के जो 15 दिन बचे हुए हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम में, राइट। आजकल जो पैटर्न है एग्जाम का, वहाँ आप जानते हैं करंट अफेयर्स से 20 से 22 क्वेश्चन, या लगभग अगर हम देखें मैक्सिमम आपको 25 क्वेश्चन तक भी देखने को मिल जाते हैं, राइट। तो ये समीक्षा अधिकारी का एग्जाम आपके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसमें हम करंट अफेयर्स जो आपके लिए लेकर आए हैं ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। ये क्विक रिवीजन सीरीज, इसी सीरीज में अभी तक हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम पर बात कर ली है, राइट। जितना नेशनल अफेयर्स से क्वेश्चन बन सकता था, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, मैंने आपको अभी तक सब कुछ पढ़ा दिया है। आज से हम शुरुआत करेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स की, यानी कि अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से की बात करेंगे आज की हम सेशन में, राइट। ये है अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। आरओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये 6 महीने का जो करंट अफेयर्स का ये जो क्लासेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, राइट। तो चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं, देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अर्धवार्षिकी 2025 कवर कर रहे हैं, उसी में आज हमारा पहला जो आर्टिकल है जरा उस पर बात कर लेते हैं। नेशनल अफेयर्स में 2 से 3 आर्टिकल बच गए थे, उसको मैंने आज के सेशन में ही शामिल कर लिया है, राइट। तो पहला आर्टिकल हमारा क्या कह रहा है जरा देखेंगे कि संसद में 6 नई भाषाओं को के लिए अनुवाद सेवा का विस्तार किया गया है, राइट। संसद में 6 नई भाषाओं को अनुवाद किया जाएगा, ऐसी सेवा लाई गई है, ठीक है। 6 नई भाषाओं को भी इस अनुवाद स्वरूप उसमें शामिल कर लिया जाएगा संसद में, ठीक है। तो क्या है आर्टिकल जरा ध्यान देते हैं। 11 फरवरी 2025 को, कब की बात हो रही है? 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष, कौन है लोकसभा अध्यक्ष? तो पहला पॉइंट आपका यहाँ से निकला, ओम बिरला जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की गई है, राइट। कौन कौन सी वे भाषाएं हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ये प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं? पहले तो नंबर आपको याद रखना है, कितनी नई भाषाएं जोड़ी गई हैं अनुवाद के लिए? तो 6 नई भाषाओं को शामिल किया गया है। अब वे भाषाएं कौन कौन सी हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला नाम आपका आ जाता है बोडो, दूसरा है डोगरी, तीसरा है मैथिली, चौथा है मणिपुरी, पांचवा है उर्दू और छठवां है संस्कृत, ठीक है। ये 6 नई भाषाएं हैं जिनका भी अनुवाद किया जाएगा संसद के अंदर। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि अब संसद में जो कुल भाषाएं हो गई हैं वो कितनी हो गई हैं? तो कुल 16 भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध हो जाएगा। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि अब जो संसद में कुल भाषाएं हैं जिनका अनुवाद किया जा सकेगा, तो कुल कितनी भाषाएं हो गई हैं? कुल 16 भाषाएं हो गई हैं जिनका अनुवाद किया जा सकेगा संसद के अंदर, राइट। एक पॉइंट और जरूरी है, जिसमें 22 आधिकारिक भाषाओं को शामिल करने का भी लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। अब अगर 22 आधिकारिक भाषाओं की बात आ गई है तो आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। क्या क्या पॉइंट्स पता होने चाहिए? कि अगर हम आधिकारिक भाषाओं की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि संविधान में अनुसूचियां हैं। तो 8वीं जो अनुसूची है, ठीक है, क्या 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची में किसे शामिल किया गया है? 22 भाषाओं को शामिल किया गया, राइट। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में बात की गई है, यानी कि जो हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, राइट। अगर हम संविधान लागू होने के समय से देखें तो पहले जो था, पहले टोटल 14 भाषाओं को लागू किया, 14 भाषाएं शामिल की गई थी, ठीक है। पहले 14 भाषाएं शामिल की गई थी। फिर क्या हुआ था, संविधान संशोधनों के द्वारा अन्य भाषाएं शामिल की गई, जिसमें से
आपको याद रखना है 15वीं भाषा के रूप में, 15वीं भाषा के रूप में किसे शामिल किया गया था? तो आप बताएंगे 21वें संविधान संशोधन 1967 यानी कि 1967 में क्या हुआ था? 21वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 1967 में। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967, 1967 में हुआ। इसके द्वारा क्या किया गया? 15वीं भाषा के रूप में किसे शामिल किया गया? सिंधी को शामिल किया गया। ठीक है, पहले 14 भाषाएं थी, फिर 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को शामिल किया गया। कौन सा संविधान संशोधन है? 21वां संविधान संशोधन है। कब हुआ था? 1967 में हुआ था। राइट। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अब हमारा जो 16वीं, 17वीं और 18वीं यानी कि तीन अन्य भाषाओं को जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो आपको याद रखना है 71वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन हुआ था। ये कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1992 में, 1992 में ये संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा था? 71वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया? आपको एक ट्रिक याद कर लेनी है, नमक। ठीक है, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। ठीक है, इन तीन भाषाओं को ऐड किया गया, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन तीन भाषाओं को भी क्या कर लिया गया? इसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। ठीक है, ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको याद रखना है 4 अन्य भाषाएं जोड़ी गई, जिसके बाद अब इस समय जो वर्तमान में भाषाएं हैं, तो टोटल कितनी भाषाएं हैं? तो टोटल वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? टोटल 22 हैं। 4 अन्य भाषाएं कब जोड़ी गई? ये भी आपको पता होना चाहिए। 91वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था 91वां संविधान संशोधन? तो आपको याद रखना है 2003 में संपन्न हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 2003 में हुआ था। इसके तहत कौन कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया? तो 4 अन्य भाषाओं को शामिल किया गया। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, कौन कौन सी भाषाएं? एक हो गई बोडो, दूसरी हो गई डोगरी, तीसरी हो गई मैथिली और चौथी हो गई संथाली। राइट, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, ये 4 अन्य भाषाएं शामिल की गई। इसके बाद वर्तमान में भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 15वीं, फिर 16वीं, 17वीं, 18वीं भाषा नमक के रूप में शामिल की गई और 4 अन्य भाषाएं शामिल की गई 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। राइट, ये सारे जरूरी पॉइंट थे। चलिए एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए। इससे पहले जो थी वो 10 भाषाएं थी, अब 6 भाषाएं और जुड़ गई। तो टोटल कितनी भाषाओं का अनुवाद किया जाएगा संसद के अंदर? तो अब जो है 6 नई जुड़ गई हैं, तो टोटल अब 16 भाषाओं का क्या किया जाएगा? अनुवाद किया जाएगा संसद के अंदर। ठीक है, 16 भाषाओं का क्या होगा? अनुवाद होगा संसद के अंदर। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, कौन कौन सी भाषाएं हैं जरा देख लेते हैं। असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद सेवाएं उपलब्ध थी। ठीक है, उड़ीसा की जगह उड़िया लिखिए आप। ठीक है, उड़िया, उड़ीसा तो राज्य का नाम है, वहां की लैंग्वेज है उड़िया लैंग्वेज। राइट, तो ये हो गई आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला आर्टिकल हमारा होता है कंप्लीट। अब आते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। दूसरा आर्टिकल क्या कह रहा है कि भारत में शिशु मृत्यु दर में 70% की कमी आई है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, शिशु मृत्यु दर में कितने % की कमी आई है? तो आपको याद रखना है 70% की कमी आई है। और अगर यहाँ पर ये शिशु मृत्यु दर जो है वो 5 साल से बड़े बच्चों के लिए, अगर नवजात में पूछी जाए आपसे कि नवजात शिशु की मृत्यु दर में कितनी कमी आई है, तब आप क्या बताएंगे?
तब आप बताएंगे 61% की कमी आई है, राइट। ये भी आपको याद रखना है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए कि भारत में शिशु मृत्यु दर में 70% की कमी आई है। अब आगे यहाँ पर पॉइंट देखते हैं क्या क्या कह रहा है। पहला पॉइंट हमें क्या बता रहा है? पहला पॉइंट कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की मार्च 2025 में, संयुक्त राष्ट्र की मार्च 2025 में जारी इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टिलिटी एस्टिमेशन में कहा गया है कि भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार में बड़ी सफलता हासिल की है। क्या कहा गया है? कि भारत जो है उसने क्या किया है, स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। ये किसकी रिपोर्ट है? संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है, यूएन की रिपोर्ट है ये, राइट। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे यूएन की स्थापना के बारे में पूछा जाए क्वेश्चन कि यूएन की स्थापना कब हुई थी, आप कब बताएंगे? कब हुई थी? 1945 में, ठीक है। 1945 में यूएन की स्थापना हुई थी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, राइट। तो क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र ने मार्च 2025 में एक रिपोर्ट जारी की। इसमें क्या कहा गया है कि भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा सुधार प्राप्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जो आयुष्मान भारत योजना है, कौन सी योजना है? आयुष्मान भारत योजना, और स्वास्थ्य क्षेत्र में रणनीतिक निवेश से भारत में लाखों बच्चों की जान बची है। कौन कौन सी योजना? आयुष्मान भारत योजना और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के बाद क्या हुआ है? लाखों बच्चों की भारत के अंदर जान बची है। ये पॉइंट आपको बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वर्ष 2000 के बाद, वर्ष कौन सा? 2000। वर्ष 2000 के बाद भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौत का आंकड़ा, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, अधिक नहीं कम, 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी मौत का आंकड़ा जो है वो 70% से कम किया गया है। ये कौन सा आंकड़ा बता रहा है? वर्ष 2000 के बाद की बात बताई जा रही है, ठीक है। वर्ष 2000 के पहले तक हमारा ये आंकड़ा था, बहुत ज्यादा था। अब क्या हो गई है? बच्चों में 2000 के बाद, यानी कि ये जो वर्ष 2000, ये डिकेड खत्म होने के बाद जो नया डिकेड स्टार्ट हुआ है, उसमें भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में के मौत के आंकड़ों में 70% की कमी दर्ज की गई है। यहीं से पॉइंट फंसेगा, आपको बोल देगा 70% की बढ़ोतरी हुई है, तो आपको बढ़ोतरी नहीं याद रखना है, क्या याद रखना है? 70% की कमी हुई है, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि भारत की या फिर यहाँ पर लिखिए विश्व की, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना कौन सी है? आयुष्मान भारत बीमा योजना है, ठीक है। इसके तहत हर परिवार को $5500 के बीमा से लाभ प्राप्त हुआ है। कौन सी योजना है? विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, कौन सी? आयुष्मान भारत। इसके तहत हुआ क्या है, आप बताएंगे कि हर परिवार को, भारत के हर परिवार को क्या किया गया है? $5500 के बीमा का लाभ प्रदान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ये भी याद रखना है आपको। वर्ष 2023 में टीकाकरण वर्ष 2000 के मुकाबले, टीकाकरण, यहाँ तुलना की जा रही है कि वर्ष 2000 में क्या आंकड़ा था और 2023 में क्या आंकड़ा है। तो बोला जा रहा है कि वर्ष 2023 में टीकाकरण वर्ष 2000 के मुकाबले 56 से 93% करने से बच्चे सुरक्षित हुए हैं, राइट। क्या हो गया है? अगर हम वर्ष 2000 की बात करें तो टीकाकरण उस समय कितना था? अगर वर्ष 2000 की बात की जाए तो उस समय जो टीकाकरण था वो कितना परसेंट था? तो आपको याद रखना है कितना था? 56% के लगभग होता था, ठीक है। 56% के लगभग टीकाकरण होता था। अब वहीं पर अगर आपसे वर्ष 2023 की बात की जाए, वर्ष 2023, तो अब कितना हो गया है टीकाकरण बढ़कर? भारत में टीकाकरण बढ़कर अब कितना हो गया है? आपको याद रखना है 93% तक टीकाकरण हो जाता है अब, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, इसके कारण क्या हुआ है? बच्चे सुरक्षित हो गए हैं, ठीक है, टीकाकरण जो अभियान है उसके तहत। और एक टीकाकरण अभियान से एक अब वो है
कौन सी योजना थी? इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से ही रिलेटेड था। इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कौन सा मिशन था जो टीकाकरण अभियान से रिलेटेड था? आपको याद रखना है मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान से ही संबंधित था। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर कर्मियों को गर्भवती की देखरेख और प्रसव कराने का प्रशिक्षण दिया गया है इसके तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ पर आर्टिकल है हमारा तीसरा, आज के सेशन का तीसरा आर्टिकल है। क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिए कि भारत में 4 नए रामसर स्थल शामिल हुए हैं, ठीक है। अगर आपसे वर्तमान में भारत में रामसर स्थल की बात की जाएगी कि वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, वर्तमान में रामसर साइट कितनी है टोटल, रामसर साइट्स टोटल कितनी हो गई, तो आप कितनी बताएंगे? 91 हो चुकी है, ठीक है। 91 हो चुकी हैं टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स, ठीक है। तो पहले इसके बारे में जानते हैं, फिर अभी जो हाल फिलहाल में परिवर्तन हुए उसकी भी बात करेंगे। भारत में 4 नए रामसर स्थल शामिल हुए। कौन कौन से, जरा ध्यान दीजिए। 31 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने देश के 4 नए रामसर स्थलों को रामसर स्थल की सूची में शामिल करने की घोषणा की है, राइट। अप्रैल 2025 तक भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 89 हो गई है। और अभी हाल ही में 2 अन्य जोड़े दिए गए थे, ठीक है। हाल ही में एक और बदलाव हुआ है। हाँ, अच्छा, इसको यहाँ मत नोट कीजिए, ठीक है, इसको हम यहाँ नोट डाउन करते हैं। अब वर्तमान अगर स्थिति देखी जाए कि वर्तमान में कितने हो गए हैं, 2 नए जुड़ने के बाद, 2 नए रामसर स्थल जुड़ने के बाद अब टोटल संख्या कितनी हो गई? 91 हो गई है। और वो जो 2 नए रामसर स्थल हैं वो कहाँ के हैं? तो आपको याद रखना है राजस्थान के हैं, ठीक है। राजस्थान के 2 नए आर्द्रभूमि स्थल जोड़ लिए गए हैं। कौन कौन से जोड़े गए हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, राइट। चलिए अभी बात करते हैं उसके बारे में भी, पहले उससे पहले के जो हैं उनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या जो है टोटल कितनी है? 20 है, जो कि सर्वाधिक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कौन से राज्य में रामसर स्थलों की संख्या सर्वाधिक है, तो आप क्या बताएंगे? तमिलनाडु में है सर्वाधिक संख्या। तो कितने हैं तब तमिलनाडु में सर्वाधिक? कितने हैं? सर्वाधिक 20 जो हैं वो तमिलनाडु में है, ठीक है। सर्वाधिक संख्या रामसर साइट्स की कौन से राज्य में है? आप बताएंगे तमिलनाडु में है। टोटल कितने हैं? टोटल 20 हैं, ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में रामसर साइट्स की संख्या कितनी है, अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी में रामसर साइट्स की संख्या कितनी है, यूपी में रामसर साइट्स कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे? 10 रामसर साइट हैं यूपी में। और क्योंकि आप RO या UPSI या यूपी पुलिस जिस भी एग्जाम में अपीयर होंगे, चाहे वो UPSSC पेट हो या यूपी का से संबंधित किसी भी एग्जाम में आप अपीयर होंगे, वहां पर यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनता है। तो यूपी का भी आपको पता होना चाहिए डेटा कि कितने रामसर साइट्स हैं। तो 10 रामसर साइट्स हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। वर्तमान में तमिलनाडु देश का सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य बन गया है, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, मैंने आपको बताया कि राजस्थान के 2 अन्य शामिल हुए हैं। कौन कौन से राजस्थान के शामिल हुए हैं, इनके नाम याद कर लीजिए आप। खीचन और मेनार, ठीक है। खीचन आर्द्रभूमि और मेनार आर्द्रभूमि, ये दोनों आर्द्रभूमियां हैं जो क्या है, राजस्थान से शामिल हो गई हैं नई, ठीक है। ये दोनों आर्द्रभूमियां हैं, वेटलैंड हैं, ये दोनों नई शामिल हुई हैं, ठीक है। खीचन और मेनार आर्द्रभूमि ये नई शामिल हुई हैं। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में राजस्थान में कितने रामसर साइट्स हैं, तो आप बताएंगे राजस्थान में कितने हो गए हैं। वर्तमान में राजस्थान में 4 रामसर साइट हैं, ठीक है। राजस्थान में अगर पूछा जाए आपसे, यहाँ नोट डाउन कर लेंगे, अगर राजस्थान का पूछ लिया जाए आपसे कि राजस्थान में 2 नए जुड़ने के बाद कितने हो गए हैं रामसर साइट, तो आपको पता होना चाहिए 4 रामसर साइट हो गए हैं। कौन कौन से हैं? 2 तो मैंने आपको बता दिए, खीचन और मेनार।
एक दो और थे, कौन कौन से थे? केवला देव घाना, ठीक है, केवला देव घाना, ये भी राजस्थान की ही आर्द्रभूमि थी। और कौन सी थी? एक केवला देवघाना, खीचन, मेनार, और एक है सांभर लेक, ठीक है। एक और कौन सी है? सांभर लेक है, सांभर लेक राजस्थान की है, यानी कि सांभर झील जिसे हम कहते हैं। ये चारों जो है वो कहाँ की है? राजस्थान की रामसर साइट्स हैं। बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राजस्थान में टोटल रामसर साइटों की संख्या मैंने आपको बता दी, 4 है, ठीक है। एक हो गया केवला देवघाना आर्द्रभूमि, दूसरा हो गया आपका सांभर लेक, तीसरा हो गया खीचन, और चौथा हो गया मेनार वेटलैंड, राइट। ये सारे हो गए आपके इंपॉर्टेंट नाम, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। वैश्विक स्तर पर अगर भारत जो है वो दुनिया की बात हो रही है, विश्व स्तर पर बात हो रही है, तीसरा सर्वाधिक रामसर स्थल वाला देश है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट आपको हाईलाइट करना है, ठीक है। क्या बताया जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर, अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो भारत जो है वो दुनिया का कौन से क्रम का देश है? तो आपको याद रखना है तीसरा सर्वाधिक रामसर स्थल वाला देश है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तीसरा याद रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शामिल किए गए 4 नए जो रामसर स्थल हैं, नए रामसर स्थल जो हैं, उसमें तमिलनाडु के सकरा कोट्टाई पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। तमिलनाडु का कौन सा है? सकरा कोट्टाई पक्षी अभ्यारण्य है। और थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। तमिलनाडु के 2 थे, कौन कौन से? सकरा कोट्टाई पक्षी अभ्यारण्य और थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य। बात क्लियर हो गई? 2 शामिल हुए थे तमिलनाडु के। एक था सिक्किम का, कौन सा था सिक्किम का? तो खेचे ओपलरी वेटलैंड, खेचे ओपलरी वेटलैंड जो था वो सिक्किम का था। और एक था झारखंड का, कौन सा? उधवा झील, ठीक है। झारखंड की कौन सी झील थी जो रामसर साइट में शामिल की गई थी? वो थी उधवा झील। ये इन दोनों से, यानी कि राजस्थान की जो 2 नई रामसर साइट जोड़ी गई, उससे पहले जो 4 अन्य जोड़े गए थे उनके नाम बताए गए हैं, ठीक है। ये जो 4 रामसर साइट जोड़े गए थे उनके बारे में बताया गया। 2 तमिलनाडु के थे, एक था सिक्किम का और एक था झारखंड का। बात क्लियर हो गई? अब यहाँ पर ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में जो 10 रामसर साइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। पहला नाम देखिए, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर है? उन्नाव में है, ठीक है। उन्नाव कहाँ पर? कानपुर, ठीक है। कानपुर के उन्नाव कानपुर से थोड़ा आगे पड़ता है। तो उन्नाव में नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है जो उत्तर प्रदेश का क्या है? रामसर साइट है। पार्वती अर्गा जो पक्षी अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? ये गोंडा जिले में है, ठीक है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? आप बताएंगे, गोंडा जिले में। ये भी यूपी की रामसर साइट है। तीसरा है समन अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य कह लीजिए, समन अभ्यारण्य कह लीजिए। ये है मैनपुरी में, मैनपुरी एटा का जो क्षेत्र लगता है, ठीक है। चौथा रामसर स्थल है उत्तर प्रदेश का सांडी पक्षी अभ्यारण्य जो कि हरदोई में स्थित है, ठीक है। 5वां है सरसई नावर झील जो कि इटावा में स्थित है, राइट, इटावा में है। 6वां है सूर सरोवर जो कि आगरा में है, सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य आगरा में स्थित है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य जो कि रायबरेली में है, ये है एक वेटलैंड। नेक्स्ट है हमारा हैदरपुर आर्द्रभूमि जो कि बिजनौर में है। नेक्स्ट है बखीरा पक्षी अभ्यारण्य, ये है संत कबीर नगर में, ठीक है। बखीरा पक्षी अभ्यारण्य संत कबीर नगर। और लास्ट है हमारी 10वीं रामसर स्थल ऊपरी गंगा नदी जो कि कहाँ पर है? बिजनौर में है। ये 10 रामसर साइट हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक बार रिकॉल कर लेंगे मेरे साथ। नवाबगंज, पार्वती अर्गा, समन अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर झील, सूर सरोवर आगरा, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, हैदरपुर आर्द्रभूमि, बखीरा वन जीव अभ्यारण्य और ऊपरी गंगा नदी जो कि बिजनौर में स्थित है। ये 10 रामसर साइट्स हैं उत्तर प्रदेश के, जहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको इनके नाम याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 4
कौन सा है, जरा ध्यान देंगे। प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका की यात्रा के बारे में, राइट। अब यहाँ से हम इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम स्टार्ट होता है। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम अब हमारा स्टार्ट हो रहा है, जरा देखते हुए चलेंगे, ठीक है। पहला है आर्टिकल प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा से संबंधित। देखिए जरा क्या क्या कहा जा रहा है। 5 से 6 अप्रैल 2025 के मध्य, कब, 5 से 6 अप्रैल 2025 के मध्य बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की बात हो रही है, ठीक है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की बात हो रही है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पहुंचे, श्रीलंका पहुंचे, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के बारे में बात हो रही है। कब गए थे, 5 से 6 अप्रैल 2025 के मध्य गए थे। किसमें शामिल होने गए थे, तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल होने गए थे। कहां पर, श्रीलंका में गए थे, ठीक है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कौन से क्रम का हुआ था, तो 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, श्रीलंका में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए थे, ठीक है। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी का कोलंबो के मध्य में स्थित ऐतिहासिक स्वतंत्रता चौक पर औपचारिक स्वागत किया था, ठीक है। कहां पर किया था, ये भी आपको याद रखना है। कोलंबो के मध्य इनका एक ऐतिहासिक स्वतंत्रता चौक है, वहीं पर क्या किया गया था, राष्ट्रपति के द्वारा इनका स्वागत किया गया था। बात क्लियर हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। 5 अप्रैल 2025 को श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ, तो ये भी आपको याद रखना है, काउंट याद रखना है। 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है, ठीक है। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, उनके मध्य में कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। 5 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डबल स्टार का पॉइंट रहेगा आपके लिए, डबल स्टार बनाएंगे आप इस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, कौन सा है श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, नाम याद रखना है इसका, श्रीलंका मित्र भूषण सम्मान, ठीक है। श्रीलंका मित्र भूषण सम्मान नाम है श्रीलंका, इसके तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सम्मानित किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र भूषण से सम्मानित किया गया है। डबल स्टार का पॉइंट रहेगा आपके लिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को मिला यह 22वां अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है। अब तक अगर हम टोटल देखें तो अब तक प्रधानमंत्री मोदी को अब तक 25 मिल चुके हैं, 25 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। 25 मिल चुके हैं, ठीक है। और श्रीलंका का जो जब गए थे ये अप्रैल में, तब ये 22वां अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार था, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। कौन सा था, 22वां था, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ ध्यान दीजिए, मित्र भूषण या इसे मित्रा भी कहा जाता है, ठीक है। मित्र भूषण पुरस्कार का नाम जो मित्र भूषण है, इसे मित्रा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। मित्र भूषण या मित्रा भी कहीं लिखा होगा तो भी आप समझ जाएंगे कि श्रीलंका के सर्वोच्च सम्मान की बात हो रही है, मित्र भूषण। जैसे हमारे यहाँ पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण होता है ना, वैसे उनके यहाँ मित्र भूषण है, ठीक है। मित्र विभूषण, मित्र विभूषण, राइट, इसे मित्रा के नाम से भी जाना जाता है। मित्र विभूषण श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसे पहली बार कब दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, सन 2008 में। पहली बार सन 2008 में इसको शुरू किया गया था, ये भी आपके लिए स्टार का पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और 9 प्रकार के श्रीलंका रत्नों से सुसज्जित एक रजत पदक शामिल होता है। कौन सा पदक शामिल होता है, रजत पदक शामिल होता है। यहां से ज्यादा क्वेश्चन बनने की
जरूरत मुझे लगती नहीं है, लेकिन एग्जामिनर का हाल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, वो कुछ भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आज का हमारा पार्ट 5वां आर्टिकल देखिए क्या कह रहा है। 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहेगा। आप इस आर्टिकल पर डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, जितने भी स्टार बनाने बना लीजिए। क्रम भी आपको याद रखना है, कौन से क्रम का है, 6वें क्रम का है। कौन सा है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है, यानी कि जो भारत के आसपास खाड़ी देश है उनका शिखर सम्मेलन है। इसका आयोजन कब हुआ, तो 4 अप्रैल 2025 को, डेट भी याद रखेंगे, 4 अप्रैल 2025 को। इसका आयोजन कहां पर हुआ, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। कहां पर आयोजन हुआ, बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ। किसका आयोजन, 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन। और बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में ही भाग लेने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां गए थे, श्रीलंका गए थे, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। 4 अप्रैल 2025 को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया। इसका विषय क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या विषय था, समृद्ध, लचीला और खुला। क्या विषय था इसका, समृद्ध, लचीला और खुला जो था वो इसका विषय था, यानी कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का विषय था। ये इस सम्मेलन में बैंकॉक विजन 2030 को के दस्तावेज को भी अपनाया गया है। ये जो शिखर सम्मेलन हुआ है उसमें एक विजन अपनाया गया है, कौन सा, बैंकॉक विजन 2030 दस्तावेज को भी अपनाया गया है। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए क्या पॉइंट कह रहा है कि यह एक रोड मैप देता है जो बिम्स्टेक को सतत विकास और देश के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग की दिशा में मार्गदर्शन करने में मदद करेगा। ठीक है, ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सूत्री कार्य योजना का अनावरण किया। ये इंपॉर्टेंट है, किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कितने सूत्री योजना, कार्य योजना का अनावरण किया, तो आप बताएंगे 21 सूत्री कार्य योजना का अनावरण किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या अनावरण किया, आप बताएंगे 21 सूत्री कार्य योजना का अनावरण किया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत ने इस अवसर पर बिम्स्टेक सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर डिजास्टर, ठीक है, क्या, बिम्स्टेक सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट और बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के गठन का भी प्रस्ताव रखा है। क्या क्या, किसके गठन का प्रस्ताव रखा, प्रधानमंत्री ने, तो आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री यानी कि भारत की सरकार के द्वारा बिम्स्टेक सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट और बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, क्या क्या, बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के गठन का क्या रखा गया है, प्रस्ताव भी रखा गया है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, 4 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर अगले 2 वर्षों के लिए बांग्लादेश जो है वो बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष बन गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आने वाले वर्षों में, अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष कौन बनाया गया है, तो आप किसे याद रखेंगे, बांग्लादेश को अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, आपसे पूछा जाए अगर बिम्स्टेक का 2 वर्षों के लिए, अगले 2 वर्षों के लिए नया अध्यक्ष कौन बना है, नया अध्यक्ष कौन बनाया गया है, तो आपको नाम किसका याद रखना है, आप बताएंगे बांग्लादेश को बनाया गया है। ठीक है, और बांग्लादेश की राजधानी क्या है, आप सभी को पता होनी चाहिए, राजधानियों से क्वेश्चन बनते हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। ठीक है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, जिसे क्या बना दिया गया है, अगले 2 वर्षों के लिए नया अध्यक्ष बना दिया गया है। किसका बना दिया गया है, बिम्स्टेक का बना दिया गया है। यह बंगाल की खाड़ी के पास स्थित 7 देशों का समूह है। अगर आपसे पूछा जाए बिम्स्टेक कितने देशों का समूह है, तो आप बताएंगे बिम्स्टेक जो है वो 7 देशों का समूह है। और कौन कौन से देश इसमें शामिल होते हैं, वो भारत के आसपास के जो खाड़ी के देश हैं, बंगाल की खाड़ी से लगे हुए देश, वो इसमें शामिल है। ठीक है, कौन कौन है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल,
म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, कौन कौन से 7 देश हैं आपको याद रखने? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड इसमें शामिल हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाता है बिम्स्टेक में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट या सदस्य मेंबर्स कितने हैं? आप बताएंगे 7 देशों का समूह है। कौन कौन? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। बात क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए। आर्टिकल 6वां है हमारा, ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 की बात हो रही है। कौन सा इंडेक्स है? ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। ग्लास सीलिंग इंडेक्स कार्यरत महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ और सबसे कठिन देश की तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है। ठीक है, इस इंडेक्स के द्वारा क्या किया गया है? महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाती है ना, वर्तमान में क्या है, महिला सशक्तिकरण पर बहुत जोर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इंडेक्स क्या बता रहा है कि जो महिलाएं कार्यरत हैं, जो बाहर निकल के कामकाजी महिलाएं जो हैं, यानी कि कार्यरत महिलाएं जो हैं, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ और सबसे कठिन देश की तुलनात्मक समीक्षा की गई है कि महिलाओं, जो कार्यरत महिलाएं हैं, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ रहने योग्य यानी कि काम करने योग्य देश कौन सा है, और सबसे कठिन परिस्थिति जहां पर है महिलाओं के लिए वो देश कौन सा है, उसकी बात की गई है। इस साल जो है, यहाँ से पॉइंट बनेगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस साल स्वीडन ने आइसलैंड को पछाड़कर, किसको पछाड़ा है स्वीडन ने? इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्वीडन ने आइसलैंड को पछाड़कर कार्यरत महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ देश का स्थान प्राप्त किया है। काम करने वाली कामकाजी महिलाओं के लिए स्वीडन ने क्या किया है? आइसलैंड को पछाड़ दिया है और सर्वश्रेष्ठ देश का स्थान प्राप्त किया है। किसने स्थान प्राप्त किया है? आप बताएंगे स्वीडन ने। किस क्षेत्र में? कार्य करने वाली कार्यकारी महिलाओं के लिए क्या किया है इसने? आइसलैंड को पछाड़कर सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में शामिल हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। यह इंडेक्स जो है वो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के, यानी कि OECD, ठीक है, आर्थिक सहयोग OECD, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के 20 देशों में महिलाओं के लिए काम करने की स्थितियों का मूल्यांकन करता है। यह जो इंडेक्स है वो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के, यानी कि OECD के 20 देशों में महिलाओं के लिए काम करने की स्थितियों का मूल्यांकन करता है। अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाएगा कि क्या भारत OECD में शामिल है, यानी कि OECD में कितने कंट्री शामिल है? तो आप बताएंगे टोटल 20 देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए इन 20 देशों में कहीं पर भारत का स्थान है, तो आप क्या बताएंगे कि भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत जो है सदस्य नहीं है, OECD का सदस्य नहीं है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन यहीं से ये पॉइंट जरूर डाला जाएगा क्वेश्चन में कि क्या भारत भी उसका सदस्य है OECD का, तो आपको याद रखना है भारत जो है इस संगठन का सदस्य नहीं है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, स्टार बना लेंगे। OECD में कितने कंट्री शामिल हैं? आप बताएंगे टोटल 20 देश शामिल हैं, जिसमें भारत सदस्य के रूप में शामिल नहीं है। आगे देखते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार संसदीय प्रतिनिधित्व में महिलाओं की औसत भागीदारी कितनी हो गई है? तो 34% हो गई है। अगर संसदीय प्रतिनिधित्व की बात की जाए कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो इस रिपोर्ट के अनुसार कितनी हो गई है, तो संसदीय प्रतिनिधित्व में महिलाओं की भागीदारी, संसदीय प्रतिनिधित्व में महिला भागीदारी अगर पूछी जाए तो आप कितनी बताएंगे? महिला भागीदारी कितनी हो गई है? आप बताएंगे महिलाओं की भागीदारी जो है वो 34% हो गई है। ठीक है, ऐसे ही पॉइंट होते हैं जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, 34% हो गई है। जापान में महिला प्रतिनिधित्व 10% से बढ़कर कितना हो गया है? 16% हो गया है, 16% हो गया। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है,
कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो गई? 6% की बढ़ोतरी के साथ 10 से 16% हो गया है जापान में, ठीक है। महिला श्रम बाल भागीदारी 66.6% हो गई है, ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए महिला श्रम बाल भागीदारी कितनी हो गई है, तो 66.6% हो गई है महिला श्रम बाल भागीदारी। बहुत ही मेहनत से ये कंटेंट रेडी किया गया है आपके लिए। अभी रात का 2 बज रहा है और मैं क्लास सेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ आप सभी के लिए, ताकि मॉर्निंग में टाइम से आपको क्लास मिल सके और आरओ से पहले ही आपके सारे सेशन कंप्लीट हो जाए, ठीक है, ताकि आपको एक मिनिमम टाइम मिल जाए चीज़ों को रिकॉल रिवाइज करने का, ठीक है। तो इस वजह से रात में जाग कर आप लोग के लिए क्लासेस रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। रात का 2 बज रहा है और अभी आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप लोग अभी मस्त सो रहे होंगे, है ना। ऐसा नहीं कह सकते हैं, आप लोग भी अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है तो पढ़ाई तो प्रॉपर चल ही रही होगी आपकी, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, आज का हमारा 7वां आर्टिकल कौन सा है? अच्छा, ये आर्टिकल नहीं है, ये अभी उसी की रिपोर्ट की बात हो रही है। जरा देखिए, द इकोनॉमिक्स 2025 ग्लास सीडिंग इंडेक्स, ठीक है। द इकोनॉमिक्स का 2025 का ग्लास सीडिंग इंडेक्स, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके अनुसार लैंगिक समानता, कार्यस्थल समावेशन और महिलाओं के लिए कैरियर विकास को बढ़ावा देने में निम्नलिखित देश शीर्ष पर हैं। किस किस में? तो आपको याद रखना है, लैंगिक समानता, ठीक है, कार्यस्थल समावेश और महिलाओं के लिए कैरियर विकास को बढ़ावा देने में निम्नलिखित में से कौन से देश हैं जो शीर्ष पर हैं? इन देशों का नाम आपको याद रखना है। कौन सा देश है? पहला देश हो गया फ्रांस, दूसरा हो गया स्पेन, तीसरा देश है ऑस्ट्रेलिया, चौथा देश है स्वीडन, पांचवा देश है पुर्तगाल और छठवां देश है नॉर्वे। तो आपको क्या याद रखना है? द इकोनॉमिक्स की 2025 की जो रिपोर्ट आई है, ग्लास सीडिंग इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है, उसमें क्या बताया गया है कि अगर हम लैंगिक समानता के दृष्टिकोण से देखें, कार्यस्थल समावेशन मतलब कार्यस्थल पर महिलाओं की और पुरुषों की जो काम करने की समानता है वो क्या है, और महिलाओं के लिए कैरियर का विकास कितना है, उसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो शीर्ष देश कौन कौन से हैं। तो आपको क्रम 3 का याद कर लेना है, 3 तो देश कम से कम याद ही रखने हैं आपको। कौन कौन सा हो गया? फ्रांस, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। पहला आप नाम याद कर लेंगे फ्रांस का, फिर आप याद रखेंगे स्पेन और तीसरा नाम आप याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। फ्रांस, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 देश हैं जो कि शीर्ष देश के रूप में हैं। 3 का नाम तो आपको याद ही रखना है। शीर्ष देश कौन कौन से हैं? फ्रांस, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया, FSA, ठीक है। ए से अमेरिका नहीं याद रखना है, ए से आपको ऑस्ट्रेलिया याद रखना है। फ्रांस, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, फ्रांस ने पहली रैंक प्राप्त की, जिसकी वजह क्या है? वो प्रगतिशील कार्य स्थान नीतियां मजबूत प्रगतिशील कार्य स्थान नीतियां और मजबूत पितृत्व अवकाश नियम और बोर्ड रूम में बढ़ती महिलाओं की भागीदारी इसके फर्स्ट रैंक हासिल करने का क्या रही है? कारण रही है, ठीक है। क्या क्या बताया कि चलिए उसको तो याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर पॉइंट को मेंशन कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि दक्षिण कोरिया, इंपॉर्टेंट रहेगा ये पॉइंट। दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया ने 11 वर्षों में, कितने वर्षों में? 11 वर्षों में पहली बार, 11 वर्षों में पहली बार सूचकांक में सुधार दर्ज किया है। किसने? दक्षिण कोरिया ने। किसने? दक्षिण कोरिया ने 11 वर्षों में पहली बार इस सूचकांक में सुधार दर्ज किया है। कौन सा सूचकांक है? ग्लास सीडिंग इंडेक्स, ठीक है। इसमें क्या किया है? सुधार दर्ज करते हुए 28वां स्थान प्राप्त किया है। तो अगर हम साउथ कोरिया की बात करें यानी कि दक्षिण कोरिया की बात करें, तो दक्षिण कोरिया ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 28वां स्थान हासिल किया है। किसने? दक्षिण कोरिया ने। कितने वर्षों बाद? 11 वर्षों के बाद पहली बार। तो इस वजह से ये पॉइंट क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि जापान, तुर्की और दक्षिण कोरिया सबसे
सबसे बुरा, सबसे बड़ा नहीं, यहाँ पर आपको लिखना है सबसे बुरा, यानी कि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले रहे हैं, ठीक है। सबसे बुरा या सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश में शामिल हुए कौन कौन से? जापान, तुर्की और दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया का रैंक हमने बताया 28वां स्थान हासिल किया है, जो कि 11 वर्षों के बाद पहली बार सुधार के रूप में शामिल हुआ है। तब भी ये क्या है? सबसे खराब कंडीशन में शामिल है, ठीक है। स्पेन और ऑस्ट्रेलिया ने वेतन समानता और नेतृत्व के अवसरों में सुधार के कारण उच्च रैंकिंग हासिल की है, ये भी आपको याद रखना है, राइट। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? महिलाओं को क्या करने के लिए? सशक्त करने के लिए एक दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। क्वेश्चन पूछा जाता है कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। आज के सेशन का नेक्स्ट आर्टिकल है प्रधानमंत्री मोदी की जो मॉरिशस यात्रा है उसके बारे में, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस यात्रा के बारे में यह आर्टिकल है, जरा ध्यान दीजिए। 11 से 12 मार्च 2025 के मध्य प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ की यात्रा की? मॉरिशस की यात्रा की, राइट। मॉरिशस की यात्रा की। यह यात्रा जो है प्रधानमंत्री मोदी के सागर विजन को रेखांकित करती है। कौन से विजन को? ऐसे ही थोड़ी ना चले गए कि बस उठाया झोला और चले गए प्रधानमंत्री जी, यात्रा पर निकल गए कि बहुत बोर हो रहा हूं तो चलो गर्मियों की छुट्टियां मना कर आता हूं। तो ऐसा नहीं हुआ ना, गर्मियों की छुट्टियां मनाने तो गए नहीं थे। तो क्यों गए थे? गए थे सागर विजन जो उनका है उसके चक्कर में गए थे, ठीक है। कौन सा विजन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सागर विजन है, उसी के परिप्रेक्ष्य में क्या की है? इन्होंने यात्रा की है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के 57वें कौन से क्रम के? 57th राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए हैं। और ये राष्ट्रीय दिवस समारोह होता कब है? ठीक है, तो 12 मार्च को होता है, ठीक है। 12 मार्च को क्या होता है? मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस समारोह होता है, ठीक है। मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस समारोह मनाया जाता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। कब मनाया जाता है? 12 मार्च को। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में कौन से क्रम का था इस वर्ष जो था जिसमें शामिल हुए हैं? 57वां था, ठीक है। 57वां राष्ट्रीय मॉरिशस दिवस था। कब मनाया जाता है? 12 मार्च को। उसी में क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए थे, राइट। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस की नई संसद भवन के निर्माण कराने की घोषणा की है। अब यहाँ पर एक बात यह आती है कि अगर हमने मॉरिशस की बात की है तो आपको पता होना चाहिए मॉरिशस का राष्ट्रपति कौन है, मॉरिशस का प्रधानमंत्री कौन है। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री का नाम है नवीन चंद्र राम गुलाम, ठीक है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? नाम याद कर लेंगे, नवीन चंद्र राम गुलाम, ये प्रधानमंत्री हैं। और अगर राष्ट्रपति का नाम पूछा जाए, आप बताएंगे धर्मवीर गोखलू जो हैं वो राष्ट्रपति हैं कहाँ के? मॉरिशस के, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है, आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे नवीन चंद्र राम गुलाम प्रधानमंत्री के रूप में है और राष्ट्रपति हैं धर्मवीर गोखलू, मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है, ठीक है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री और कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों लोगों ने मिलकर क्या किया है? अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन किया है। ये पॉइंट भी आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नरेंद्र मोदी जी और प्रधानमंत्री जो मॉरिशस के हैं उनके मध्य कितने समझौते हुए हैं? आप बताएंगे 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है इन दोनों लोगों ने। वहां पर हमने बात की थी भारत और श्रीलंका के मध्य कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे, तो मैंने आपको बताया था भारत और श्रीलंका के मध्य कितने समझौते हुए थे? 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है। भारत और श्रीलंका के मध्य 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया
और अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मॉरिशस और भारत के मध्य कितने समझौते हुए, भारत और मॉरिशस के मध्य पे कितने समझौते हुए, तो आप कितने बताएंगे, कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ, 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है। बात क्लियर हो गई, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखलू, इनका पूरा नाम लिख लीजिए, धर्मवीर गोखलू, ठीक है, ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस के, इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका का भी सर्वोच्च सम्मान मिला था जो कि 22वें क्रम का था, और ये है मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान, डबल स्टार बनाएंगे। मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इंडियन ओशन जिसमें नाम आएगा आप समझ जाएंगे कि मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है, और वहां पर श्रीलंका नाम आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। कौन सा है मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान से। क्या नाम है इसका, द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन नाम है इसका। डबल स्टार का पॉइंट रहेगा, आपको याद रखना है कि मॉरिशस के भी सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आज के सेशन का नेक्स्ट आर्टिकल क्या कह रहा है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 यानी कि GTI की बारे में बात हो रही है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 कौन सा संस्करण था, आप बताएंगे 12वां संस्करण था, ठीक है, 12वां संस्करण था। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, संस्करणों पर भी बात होती है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, ये भी याद रखना है आपको। 5 मार्च 2025 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है, IEP की बात हो रही है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की बात हो रही है, द्वारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी किया गया। सबसे पहले आपको जारीकर्ता का नाम पता होना चाहिए, तो IEP की बात हो रही है, क्या है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस क्या है, जारी करता है, किसका जारी करता है, जारीकर्ता से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, संस्करण से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 12वां संस्करण है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा संस्करण है, 12वां संस्करण है। और जारीकर्ता कौन है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का जारीकर्ता कौन है, तो इंडेक्स भाई ग्लोबल टेररिज्म यानी कि आतंकवाद सूचकांक, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो जारी कर रहा है, कौन करेगा आतंकवाद सूचकांक, वही करेगा ना जिसको शांति पसंद होगी, तो आप क्या याद रखेंगे, शांति वाला जो है वो करता है, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी की जाती है ये रिपोर्ट। कौन सी, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, इसको लिख लेंगे, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, राइट। सूचकांक कौन जारी करता है, 12वां संस्करण था, कौन जारी करता है, IEP द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार आतंकवादी हमले दर्ज करने वाले देशों की संख्या 58 से बढ़कर कितनी हो गई है, 66 हो गई है, यानी कि 66 हो गई है। इंपॉर्टेंट, पहला ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आतंकवादी हमले किन देशों में हुए हैं और उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, तो पहले जो आतंकवादी हमले दर्ज करने वाले देशों की संख्या थी वो 58 थी, जो कि वर्तमान में बढ़कर कितनी हो गई, 66 हो गई है। तो पहला पॉइंट तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा, कितनी हो गई है, 58 से बढ़कर 66 हो गई, यानी कि 66 हो गई है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आतंकवादी हमले की वजह से 45 देश की स्थिति बहुत खराब हो गई है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, कुल 163 देशों में इंपॉर्टेंट है, कुल कितने देशों में, तो आप बताएंगे कुल 163 देशों में, कुल 163 देशों पर आधारित इस सूचकांक में बुर्किना फासो को पहले स्थान पर रखा गया है, बुर्किना फासो को पहले स्थान पर रखा गया है, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखेंगे। टोटल कितने देशों पे आतंकवाद सूचकांक जारी हुआ है,
तो आप बताएंगे कुल 163 देशों पर वैश्विक आतंकवाद सूचकांकों की रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, इस रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर पाकिस्तान को रखा गया है। सेकंड रैंक किसका है? पाकिस्तान का है। तीसरा स्थान सीरिया का है और चौथा स्थान माली का है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। पहले स्थान पर वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में बुर्किना फासो को रखा गया है। दूसरे स्थान पर पाकिस्तान का नाम है, तीसरा सीरिया, चौथा माली का नाम है। ठीक है, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान जो है ये एक आतंकवादी संगठन है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान पाकिस्तान में सबसे तेजी से बढ़ता आतंकवादी संगठन है। कौन सा? तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान जो एक आतंकवादी संगठन है वो पाकिस्तान में बहुत तेजी से उभरता हुआ संगठन है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में अगर भारत की रैंक पूछी जाएगी, शीर्ष पर हमने बात की बुर्किना फासो है, दूसरे नंबर पर भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है, तीसरे नंबर पर सीरिया है। तो अगर हम भारत की बात करेंगे कि भारत का वैश्विक रैंकिंग में यानी कि आतंकवाद में कौन सा स्थान है, तो आप बताएंगे भारत जो है वो 14वें स्थान पर है। राइट, भारत 163 देशों में भारत का रैंक कितना है? तो भारत जो है वो कुल 163 देशों में 14वें स्थान पर है। ठीक है, कितने देशों में? कुल 163 देशों में भारत 14वें स्थान पर है। पहले स्थान पर आतंकवाद में बुर्किना फासो है, दूसरा पाकिस्तान है, तीसरा सीरिया है। भारत 14वें स्थान पर है, हाईलाइट करना है आपको ये पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि रिपोर्ट में इस्लामिक स्टेट को, जो इस्लामिक स्टेट है ना, ISIS वाला, ठीक है, सीरिया, इस्लामिक स्टेट को विश्व का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन बताया गया है। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा सबसे खतरनाक विश्व का आतंकवादी संगठन है? सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है इस्लामिक स्टेट। ठीक है, विश्व का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है, आपको पता होना चाहिए, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या कह रहा है? वैश्विक मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक 2025। वैश्विक मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक 2025 यानी कि फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच की बात हो रही है। मार्च 2025 में द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा वैश्विक मुक्त अभिव्यक्त सूचकांक जारी किया गया। तो जारीकर्ता कौन है आप बताएंगे? द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के द्वारा जारी किया गया कौन सा सूचकांक? वैश्विक मुक्त व्यक्तित्व अभिव्यक्ति सूचकांक। राइट, वैश्विक मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक। जारीकर्ता कौन है? पहली बात तो आपको यही याद रखनी है, द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच कौन है? जारीकर्ता है। ठीक है, इस सर्वेक्षण में भारत को 33 देशों में, कुल कितने देशों में? कुल 33 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, ये पॉइंट आपके लिए कि अगर वैश्विक मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक की बात की जाए तो उसमें भारत जो है वो 33 देशों में कौन से स्थान पर है? 24वें स्थान पर है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार बना लेना है। भारत का जो स्कोर है वो 62.6 रहा है, जो दक्षिण अफ्रीका के 66.9 और लेबनान के 61.8 के बीच में है। यानी कि दक्षिण अफ्रीका और लेबनान के मध्य में भारत का स्कोर रहा है 62.6। ठीक है, ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 37% जो भारतीय हैं उनका मानना है कि सरकार को अपनी नीतियों की आलोचना को रोकने का अधिकार होना चाहिए। ये कितने परसेंट भारतीय मानते हैं? 37% भारतीय ऐसा मानते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, इस सूचकांक में नॉर्वे और डेनमार्क जो है सबसे आगे रहे हैं। यानी कि अगर प्रथम द्वितीय की बात की जाए तो आप बताएंगे नॉर्वे और डेनमार्क जो है प्रथम स्थानों पर हैं। रिपोर्ट के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल कौन सा है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्रदान करता है? आपको याद रखना है आर्टिकल 19 है ना। आर्टिकल 19 हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, भारतीय संविधान का आर्टिकल है 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, अभिव्यक्ति
की स्वतंत्रता प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 19 प्रदान करता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा मौलिक अधिकार है, राइट। ये हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार का वर्णन किसमें किया गया है? भाग 3 में किया गया है। ठीक है, संविधान का भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है। किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप बताएंगे अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। ठीक है, अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है, ये भी आपको याद रखना है। यानी कि अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से ये उठाया गया है मौलिक अधिकार का भाग। ठीक है, भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में हमारे पास। ठीक है, टोटल कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहा गया है कि रिपोर्ट के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ कानूनी अधिकार नहीं है, बल्कि यह खुली बहस और सहमति को सहन करने की संस्कृति पर भी निर्भर करती है। ठीक है, तो ये बताया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ एक कानूनी अधिकार नहीं है, बल्कि ये हमें खुली बहस करने और सहमति को सहन करने की हमारी संस्कृति पर भी निर्भर है, राइट। चलिए आगे पॉइंट देखिए। यदि जनता इस स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्ध रहती है तो कानूनी सुरक्षा भी बेअसर हो सकती है, ये पॉइंट बताया गया है इसमें। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने बता दिए, क्या क्या आपको हाईलाइट करना है। आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, पार्टनरशिप फॉर हेल्थी सिटी समिट 2025 क्या कह रही है, जरा ध्यान दीजिए। मार्च 2025 में पेरिस में, कहां पर? पेरिस में आयोजित, पेरिस किसकी राजधानी है? तो आपको पता होना चाहिए, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक है, पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में आयोजित, पेरिस फ्रांस में आयोजित इस सम्मेलन में अर्जेंटीना, ब्राजील और ब्रिटेन, अर्जेंटीना, ब्राजील और ब्रिटेन को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारों के लिए सम्मानित किया गया है। कब सम्मानित किया गया है? मार्च 2025 में पेरिस में आयोजित एक सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन है? तो पार्टनरशिप फॉर हेल्थी सिटी समिट। ठीक है, ये सम्मेलन है। इसमें किसे किसे सम्मानित किया गया है? आपको याद रखना है ABB, यानी कि अर्जेंटीना, ABB, ये आप ट्रिक से याद कर लेंगे। A फॉर अर्जेंटीना, B फॉर ब्राजील, B फॉर ब्रिटेन। ठीक है, ABB, ABB यानी कि अर्जेंटीना, ब्राजील और ब्रिटेन को सम्मानित किया गया है, राइट। इस सम्मेलन में 61 शहरों के मेयर और अधिकारी भी शामिल हुए हैं, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इस आयोजन की मेजबानी जो है वो किसके द्वारा की गई? मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो आप बताएंगे ब्लूमबर्ग फिल विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और पेरिस शहर ने संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी की है। मेजबानों के नाम भी पूछे जा सकते हैं, इनके नाम भी याद रखने हैं। तो मेजबानी किसने किसने की है? ब्लूमबर्ग फिल ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने और पेरिस शहर ने इसकी मेजबानी की है। इसमें शहरों के नेताओं ने स्वास्थ्य समुदाय बनाने और जीवन बचाने के लिए अपनी रणनीतियों को प्रस्तुत किया है। मैंने आपको बता दिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो पॉइंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2025। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ट्रिपल स्टार बनाइए। ठीक है, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2025 20 मार्च 2025 को अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है, क्या बताएंगे आप? अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस अगर आपसे पूछा जाए, अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस क्या बताएंगे कब मनाया जाता है? आप बताएंगे 20 मार्च को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस। ठीक है, कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। बोर बिल्कुल मत हुआ कीजिए, जब मैं बार बार किसी चीज को रिपीट करती हूँ तो ये मेरा उद्देश्य है, ये मैं जानबूझकर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई शौक पड़ा है कि मैं एक बार को 10 बार रिपीट कर रही हूँ। मैं इसलिए उसको रिपीट करती हूँ ताकि 1 से 2 से 3 बार आपके कानों तक जब मेरी आवाज पहुंचती है तो क्या होता है, आपको चीजें याद आ जाती हैं, आपको याद करने में
हेल्प मिलती है, ठीक है। इसी वजह से मैं एक ही पॉइंट को कई कई बार रिपीट करती हूँ ताकि सुनकर आपको याद हो जाए। 70 to 80% चीजें आपको क्लास सेशन के अंदर ही याद हो जाए, राइट। चलिए ध्यान दीजिए, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2025 क्या कह रहा है कि 20 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस 20 मार्च 2025 को के अवसर पर वेल बीइंग रिसर्च सेंटर द्वारा, कौन सा, वेल बीइंग रिसर्च सेंटर के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। कौन सी, आपको जारीकर्ता का नाम याद रखना है, तो जारीकर्ता कौन हो गए, वेल बीइंग रिसर्च सेंटर कौन हो गया, जारीकर्ता हो गया, ठीक है, के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट क्या बताती है, सामाजिक और आर्थिक संकेतों के आधार पर यह आकलन करती है कि कौन सा देश अपने नागरिकों को अधिक संतोषजनक जीवन प्रदान कर रहा है, ठीक है। कौन सा देश खुशहाल है, कौन सा देश ऐसा है जो अपने लोगों को खुशहाल रख रहा है, उनके लिए सुविधाजनक जीवन प्रदान कर रहा है। यह डाटा जो है वो 3 वर्षों के औसत के आधार पर संकलित किया जाता है। इस रिपोर्ट में पहली बार संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के दौरान 1 अप्रैल 2012 को क्या किया गया था, जारी किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए वैश्विक जो खुशहाली रिपोर्ट है वो सबसे पहले कब जारी की गई थी, तो आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के सम्मेलन के दौरान 1 अप्रैल 2000 यानी कि 1 अप्रैल 2012 को ये क्या की गई थी, पहली बार जारी की गई थी, राइट। पहली बार जारी की गई थी। कौन सी रिपोर्ट जारी की गई थी, आप बताएंगे वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट जारी की गई थी, राइट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यूएन की स्थापना कब हुई, तो यूएन की स्थापना आप कब बताएंगे, यूएन की स्थापना कब हुई, आप बताएंगे 1946 में, यानी कि 1946 में क्या हुई थी, यूएन की स्थापना हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। और अगर आपसे यूएन का मुख्यालय पूछ लेगा कि यूएन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, आप कहाँ बताएंगे, पेरिस फ्रांस में यूएन का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। पेरिस फ्रांस में ही यूएन का मुख्यालय स्थित है। और इसकी स्थापना यूएन की कब हुई, आप बताएंगे 1946 में यूएन की स्थापना हुई थी, 1946 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, राइट। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट जो है वो कब जारी की गई पहली बार, तो आप बताएंगे 1 अप्रैल 2012 को इस रिपोर्ट को जारी किया गया था पहली बार, ठीक है। आगे देखिए, रिपोर्ट जो है सामाजिक समर्थन, प्रति व्यक्ति जीडीपी, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता और उदारता और भ्रष्टाचार की स्थिति आदि प्रमुख कारकों पर निर्भर करती है। ये कारक हैं जिन पर ये रिपोर्ट निर्भर करती है, राइट। इस रिपोर्ट में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों में फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड शामिल हैं। खुशहाली यानी कि फन से आप क्या याद रखेंगे, फिनलैंड, ठीक है। खुशहाली सूचकांक है ना, खुशहाली सूचकांक है, यानी कि फन, यानी कि जब हमें फन मिलता है, ठीक है, तो फन से क्या हो जाएगा, आप याद रखेंगे फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड कई बार से क्या है, हम हमेशा ही ये समझ लीजिए कि फिनलैंड ही फर्स्ट रहता है, ठीक है। फिनलैंड जो है वो क्या है, पहले स्थान पर है। फिनलैंड के बाद कौन सा है, फिनलैंड के बाद आप याद रखेंगे डेनमार्क है। फिनलैंड, फिर डेनमार्क, ये तीन देशों का नाम तो आपको याद ही रखना है, पहले 3 देशों का नाम तो आपको याद ही रखना है, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, राइट। आइसलैंड, ये तीनों देशों के नाम आपको याद रखने हैं। खुशहाली सूचकांक में यानी कि वैश्विक खुशहाली जो रिपोर्ट आई है उसमें फिनलैंड फर्स्ट है, डेनमार्क दूसरा है और आइसलैंड तीसरे नंबर पर है। फिनलैंड को प्रथम स्थान, डेनमार्क को द्वितीय और आइसलैंड को तृतीय स्थान प्रदान किया गया। और भारत ने इस सूचकांक में 118वां स्थान प्राप्त किया है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपके लिए, स्टार बना लेंगे आप। अगर आपसे इंडिया की रैंक पूछी जाएगी कि भारत की रैंक क्या रही है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में, तो भारत की रैंक क्या है, 118वीं है, ठीक है। 118वीं रैंक है किसकी, इंडिया की वैश्विक खुशहाली में। यानी कि खुशहाली इंडेक्स में अगर भारत का स्थान पूछा जाएगा
आप क्या बताएंगे? हम 118वें नंबर पर हैं खुशहाली में। देख रहे हैं हमारी हालत, हम तो खुश रहना जानते ही नहीं हैं। इतना दुख भरा पड़ा है हमारी जिंदगी में, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, ठीक है, किसी को छोकरी नहीं मिल रही, राइट, किसी को घर नहीं मिल रहा, किसी को घर से निकाल दिया जा रहा है, राइट, बच्चे परेशान है कि नौकरी नहीं आ रही है, जॉब नहीं निकल रही है, बेरोजगारी दर बढ़ती चली जा रही है ना। और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो परेशान हैं कि हम तो अब हमारे दांत टूट गए हैं, अब हमारे दांत गिर गए हैं, तो हम कुछ खा नहीं पा रहे हैं। तो तरह तरह का दर्द सबको है, राइट। इसीलिए क्या है, भारत में कहते हैं ना कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। तो विविधता इतनी है और उतने ही प्रकार के दुख है ना। तो उन दुखों के कारण हम खुश नहीं रह पाते हैं। तो इस वजह से हम खुशहाली सूचकांक में या खुशहाली रिपोर्ट में कौन से नंबर पर है? 118वें नंबर पर है, राइट। सबसे ज्यादा फन कहाँ पर है? आप याद रखेंगे, सबसे ज्यादा फन फिनलैंड में है। उसके बाद कहाँ पर है? फिर आपका डेनमार्क में है। फिर उसके बाद कहाँ पर है? फिर है तीसरे नंबर पर आइसलैंड में। और भारत का रैंक फन में कहाँ पर है? आप बताएंगे। भारत दुखी राष्ट्रों में से है जिसका स्थान क्या है? 118वां है, राइट। 118वीं रैंक है भारत की। चलिए नेक्स्ट देखिए, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2025 में प्रमुख देशों की रैंकिंग कौन सी है? जो कि भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक है। भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग देख लीजिए। चीन का स्थान, चीन हमसे ज्यादा खुश है, 68 नंबर पर है। नेपाल भी हमसे ज्यादा खुश है, 92वां स्थान है। पाकिस्तान भी हमसे ज्यादा खुश है, 109वें नंबर पर है। भारत का स्थान जो है वो 118वां है। बांग्लादेश 133वें स्थान पर है और श्रीलंका 134वें स्थान पर है। पाकिस्तान हमसे इसलिए ज्यादा खुश है क्योंकि वो कह रहा है कि भाई हमने तो इंडिया के इतने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने इंडिया के इतने वो उनको हेलीकॉप्टर्स को क्या कर दिया है, फाइटर प्लेन को उड़ा दिया है, वो इसी खुशी में ज्यादा खुश हो गया है, ठीक है। इसीलिए इंडिया क्या है, इंडिया से आगे है पाकिस्तान खुशी में। चलिए आगे देखिए, भारत दुनिया के 10 सबसे अधिक स्वयं सेवा करने वाले देशों में शामिल है। भारत जो है वो दुनिया के 10 सबसे अधिक स्वयं सेवा करने वाले देशों में शामिल है। सामाजिक सहयोग की संस्कृति को दर्शाता है ये पॉइंट, ठीक है। आगे देखिए, भारत दान देने वाले देशों में 57वें स्थान पर है। दान करने वाले देशों में भारत 57वें स्थान पर है, 57th रैंक पर है। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय समाज में पारिवारिक और सांस्कृतिक मूल्यों की गहरी जड़ें हैं जो कई बार व्यक्तिगत पसंद को सीमित कर देती है। ये सब कोई पॉइंट है नहीं इतने रिलीवेंट, इन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए, आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार बनाइए। विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025। ये रिपोर्ट हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व जल विकास रिपोर्ट है। 25 मार्च 2025 को संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी, कौन सी एजेंसी? यूनेस्को, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है यूनेस्को। अच्छा एक चीज, क्या मैंने कहीं गलती कर दी है क्या? एक सेकेंड मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ, मैंने यहाँ यूएन बोल दिया है ना, यहाँ यूएन की बात नहीं होती। यूएन की स्थापना तो 1945 में हुई है, ठीक है। यूएन की स्थापना जो है कब हुई है, इसको आप, मैंने वहां पर यूनेस्को का आपको बता दिया है। यूएन की जो स्थापना हुई है, यूएन की स्थापना 1945 में हुई थी, ठीक है। यूएन की स्थापना 1945 में हुई थी, ये पॉइंट आपको याद रखना है। वो गलत हो गया है, वो मैंने आपको बता दिया है, किसका? यूनेस्को का, ठीक है, यूनेस्को का बता दिया था। ध्यान नहीं दिया है पढ़ाते पढ़ते। रात में क्या होता है, दिमाग चलना थोड़ा कम हो जाता है, दिमाग चलना बंद हो जाता है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, ये आपको याद रखना है, राइट। चलिए आगे बढ़िए, कहाँ पर थे हम? आर्टिकल में थे। अभी मुझे याद आया, जब मैंने यूनेस्को देखा तो मुझे याद आया, यूनेस्को की स्थापना हुई थी कब? 1946 में, राइट। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1946 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है, राइट। पेरिस, फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। ये पॉइंट आप लोग क्लियर कर लीजिएगा उसको, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए 25 मार्च 2025 को संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनेस्को द्वारा विश्व जल, कौन सी एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र की? यूनेस्को है, इसके द्वारा विश्व जल विकास रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार जारीकर्ता कौन है? यूनेस्को है, ठीक है। इसके अनुसार दुनिया की कुल 8.2 अरब आबादी, कितने अरब आबादी? 8.2 अरब आबादी में से 2 अरब से अधिक लोग जो हैं वो मीठे जल और भोजन की गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं, ठीक है। विश्व में अगर देखा जाए दुनिया की कुल आबादी में, कुल आबादी कितनी? 8.2 अरब में 2 अरब से ज्यादा लोग जो हैं वो मीठे जल और भोजन की गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्लेशियरों की तेजी से पिघलने की गहरी चिंता बढ़ती जा रही है, ठीक है। ग्लेशियर जो हैं वो, हिम ग्लेशियर जो हैं वो क्या है? पिघलते चले जा रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। 1975 से अब तक, 1975 से अगर अब तक की बात की जाए 2025 की, तो 9,000 टन से अधिक, कितने हजार टन से? 9,000 टन से अधिक बर्फ जो है वो क्या है? जलवायु परिवर्तन के कारण पिघल चुकी है। कितने हजार टन? 9,000 टन से अधिक जो बर्फ है वो 1975 से अब तक क्या हो चुकी है? पिघल चुकी है। ये भी एक चिंता का विषय है। रिपोर्ट के अनुसार 1979 से 2022 के बीच वैश्विक बर्फीली सतह में 7.79% की क्या हुई है? कमी आई है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। कितनी कमी आई है? 1979 से 2022 के बीच में वैश्विक बर्फीली सतह में 7.79% की कमी आई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। वर्तमान में दुनिया में 2.75 लाख से अधिक ग्लेशियर लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार की ओर से 2023 में, किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार हिमालय के ग्लेशियर अलग अलग दर से तेजी से पिघल रहे हैं, इसीलिए क्या है? ये चिंता का विषय बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संयुक्त राष्ट्र विश्व ग्लेशियर दिवस रिपोर्ट 2025। वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया गया है, आप क्या बताएंगे? वर्ष 2025 को, ठीक है। कौन से वर्ष को? तो आप बताएंगे वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। किसे घोषित किया गया है? वर्ष 2025 को क्या घोषित किया गया है? ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस, कौन सा दिवस होता है 21 मार्च को? इंपॉर्टेंट हो गया, विश्व ग्लेशियर दिवस 21 मार्च। पेपर में आएगा जरूर, आप लोग इस बार नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। विश्व ग्लेशियर दिवस कब मनाया जाता है? आप बताएंगे 21 मार्च को मनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। और विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में किस दिन को मनाने की घोषणा की गई है? तो आप बताएंगे 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विश्व ग्लेशियर दिवस पर जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 से 20 के दौरान हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों के पिघलने की दर जो है 2001 से 2010 की तुलना में 65% अधिक हो गई है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? यहाँ बोल रहा है कि 2001 से 10 के बीच में जो थी दर ग्लेशियरों के पिघलने की, वो 2001 से 20 के दौरान 65% अधिक हो गई है। 65% की उसमें बढ़ोतरी हो गई है। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन बनाता है, थोड़े से फैक्चुअल, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फैक्चुअल नहीं, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल, राइट। यदि वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस
तक बढ़ता है तो फिर वर्ष 2100 तक, वर्ष कौन सा, 2100 तक हिंदू कुश हिमालय ग्लेशियरों का 30 से 50% जो हिस्सा है वो समाप्त हो जाएगा। अगर जो तापमान है, जो वैश्विक तापमान है, ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू जो तापमान बढ़ रहा है के कारण अगर तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, तापमान बढ़ता है, तो वर्ष 2100 के दौरान, वर्ष कौन सा, 2100, वर्ष 2100 तक हिंदू कुश हिमालय ग्लेशियरों का 30 से 50% हिस्सा जो है वो समाप्त हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र 8 देशों में फैला हुआ है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि हिंदू कुश हिमालय जो क्षेत्र है वो कौन से, कितने देशों में फैला हुआ है, तो आप बताएंगे 8 देशों में फैला हुआ है। कौन कौन से, पहला है अफगानिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है भूटान, चौथा है चाइना, पांचवा है भारत, छठवां है म्यांमार, सातवां है नेपाल और आठवां है पाकिस्तान। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए हिंदू कुश हिमालय जो क्षेत्र है वो कितने देशों में फैला हुआ है, आप बताएंगे टोटल 8 देशों में फैला हुआ है। कौन कौन से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान, राइट, याद रह जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यदि तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है तो वैश्विक पर्वतीय ग्लेशियर, पार्वती नहीं, पर्वतीय ग्लेशियर का 26 से 41% द्रव्यमान वर्ष 2100 तक समाप्त हो जाएगा। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, यानी कि भारत पर भी संकट है भाई, भारत की रक्षा कर लो, बाकी तो जो होगा सो देखा ही जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही आर्टिकल, राइट, आज के लिए इतने ही आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं। ये है हमारा जीएस अभ्यास टेलीग्राम ग्रुप, राइट। आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ना किया हो तो जरूर कर लीजिए, यहाँ पर आपको सभी क्लासेस के फ्री पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फ्री पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, राइट, ये सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिए। और आज के सेशन में इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास सेशन पसंद आया हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला कीजिए, राइट। कल के सेशन में हम अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज हमने 15 आर्टिकल कंप्लीट कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट थे जो जितने भी आर्टिकल कंप्लीट कर लिए हैं। कल के सेशन में हम नेक्स्ट आर्टिकल्स पर बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जितनी भी क्लासेस अभी हो चुकी हैं, घटनासार करंट अफेयर्स जो क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है, उसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम की हम लोग 4 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम को कंप्लीट कर दिया है, राइट। अब हमने आज हमारी क्लास हुई है अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की, इससे 1 से 2 या 3 क्लासेस लगेंगी, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम आर्थिकी पर बात करेंगे, संक्षिप्तकी पर बात करेंगे, ठीक है, और भी जितने भी खेलकूद से संबंधित हो गए या पुरस्कार सम्मान से संबंधित हो गए, सैन्य अभ्यास से संबंधित हो गए, जहां से क्वेश्चन बनता है वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्लासेस में कवर करेंगे, राइट। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोग को क्लास सेशन पसंद आए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे साथ हर दिन जुड़ना क्लास सेशन में मत भूलिए। सुबह 9 बजे हमारा टाइम है, ठीक है, कितना बजे, मॉर्निंग में 9 AM हमारा टाइम है, ठीक है। 9 AM पर आप लोग इस क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मॉर्निंग में 9 AM हमारा टाइम है, किसका, करंट अफेयर्स का, राइट। तो इस टाइम पर आप लोग क्लास सेशन में जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।